हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील करने वाले हैं यूनिट 9 का डी सेक्शन। ठीक है, इससे पहले अभी मैंने 2 वीडियोस को अपलोड किया है आपका। ठीक है, 2 वीडियोस कौन सी थी? आपकी यूनिट 9 की सी सेक्शन की थी। ठीक है, जिसके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको मैंने अपलोड कर दिया है। अभी हम लोग यूनिट 9 का डी सेक्शन एक ही में पूरा एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ये जो सेक्शन है नेशनल असिस्टेंट असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ दूंगी आप लोग को। ठीक है, क्या रूल्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज हैं। ये क्या है? आपकी इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज है, जिसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, रोल्स एंड इनिशिएटिव। ठीक है, इसका की पॉइंट में कर पाना मुश्किल है ना, इसका की पॉइंट में करा पाना भी थोड़ा मुश्किल है, और इस पे मैं सिर्फ आपको रीड करके ही बता सकती हूँ कि ये इसमें चीजें हैं। तो इसका मैंने पीडीएफ, मैंने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी इसका पीडीएफ। आप लोग एग्जाम तक इसको रीड करते रहिएगा। ये आपके पास टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो ये टॉपिक रह गए, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज का मैनेजमेंट का मॉडल क्या है, कर्ट लोविन का, है ना, 3 स्टेप मॉडल क्या है आपका। ठीक है, जापानीज मॉडल क्या है, जस्ट इन टाइम, पोका योके, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, है ना, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। क्लियर है बात? अब आ जाओ इधर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चेंज, देखो मैंने यहाँ बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया। ये चेंज जो है, चेंज में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको मैंने की पॉइंट में भी किया है और कुछ मैंने डिटेल में भी यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स बना लेना। ठीक है, चेंज मतलब क्या होता है? कुछ डिफरेंट करना। चेंज का मतलब क्या होता है? कुछ डिफरेंट करना, या फिर मतलब समथिंग डिफरेंट, गिव और बिगिन टू हैव अ डिफरेंट फॉर्म। एक डिफरेंट फॉर्म मतलब बिल्कुल अलग। चेंज का मतलब ही यही होता है। ठीक है, चेंज ऑल्सो मीन्स डिससेटिस्फैक्शन विद द ओल्ड एंड बिलीव इन द न्यू। कभी कभी चेंज हमारे लिए डिससेटिस्फैक्शन भी लाता है। ठीक है, हम खुश नहीं होते हैं चेंजेस से। ठीक है, अभी अभी रिसेंट का चेंज कि 2000 की जो नोट है वो बंद हो जाएगी, है ना। तो किसी किसी को खुशी है, किसी किसी को खुशी नहीं है ना। तो ये भी क्या है, चेंज कभी कभी हमारे मतलब हमारे ओल्ड बिलीफ के साथ न्यू बिलीफ को जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो हमें डिससेटिस्फाई भी करता है वहाँ पे, है ना। चेंज अंडरलाइज अ क्वालिटेटिव डिफरेंट वेज ऑफ परसीविंग। चेंज जो होता है वो क्वालिटेटिव डिफरेंट, क्वालिटेटिवली हमारे अंदर चेंज आते हैं, हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में, हमारे परसेप्शन में, है ना। पास्ट और प्रेजेंट को लेकर क्या हमारा परसेप्शन है ना, क्या हमारा बिहेवियर, हम कैसे लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चेंज होता क्या है। क्लियर है बात है यहाँ पे? अभी आ जाते हैं हम लोग चेंज मैनेजमेंट में। चेंज मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है आपका? चेंज, आपके जो चेंज मैनेजमेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, एक इंडिविजुअल होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल होता है, इंपॉर्टेंट है ये, और एक होता है इंडिविजुअल। चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सिस्टम में चेंज लेके आते हैं। उसमें अब जब हम किसी सिस्टम में चेंज लेके आते हैं तो एक कंट्रोल तरीके से लेके आते हैं। प्री डिटरमाइंड इसका, प्री डिफाइंड इसका फ्रेमवर्क होता है ना। मतलब किसी सिस्टम में हम पूरे मैनेजमेंट में चेंज लाना चाह रहे हैं तो पहले से डिफाइंड होगा ना कि हमें ये वाला चेंज इस यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे होता है? कंट्रोल मैनर में होता है, एक सिस्टम से होता है, एक कंट्रोल मैनर में सारी चीजों को यहाँ पे चेंज किया जाता है। ठीक है, इस मॉडल में। क्लियर बात? अब चेंज मैनेजमेंट 2 तरीके के, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड इंडिविजुअल चेंज। ठीक है, क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कौन सा होता है? इज द मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनेजर। मतलब ये मैनेजर के पर्सपेक्टिव से होता है। ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज होता है वहां पे मैनेजर के पर्सपेक्टिव से वो होता है। जो मैनेजर है आपका, टॉप में जो लीडर है, उसके पर्सपेक्टिव से ये चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको मैनेजर क्या करना चाहता है? चेंज करना चाहता है। ठीक है, जिसको मैनेजर क्या करना चाह रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये चेंज लाना चाह रहा है। इट फोकस ऑन द चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, स्किल एज वेल। मतलब ये जो चेंजेस हैं ये आपकी
प्रैक्टिसेस पे फोकस करते हैं, स्किल पे फोकस करते हैं, प्लान से फोकस करती हैं, स्ट्रैटेजी से फोकस करती हैं, ट्रेनिंग प्लानिंग पे फोकस करती हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद वन टू मैनी। ठीक है, ये की पॉइंट है आपका, ये एक से ज्यादा से के साथ रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है, जब मैनेजर, जो आपका जो मैनेजर है, जो आपका लीडर है, जो टॉप अथॉरिटी है, ठीक है, वो चेंज लेके आता है। ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से जो चेंज होते हैं वो होते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के चेंजेस होते हैं। इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड देम वेयर दे आर इन द चेंज प्रोसेस एंड मैनेजिंग दैट चेंज इफेक्टिवली। इंडिविजुअल जो चेंज मैनेजमेंट होता है वो एक तरीके का एम्प्लॉय को हेल्प करता है। ये क्या करता है, एम्प्लॉय को हेल्प करता है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो चेंजेस आए हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको कैसे अडेप्ट कर पाए, कैसे उसके साथ मैनेज कर पाए इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये काम करता है आपका इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट पे। ये टॉप लेवल पे होता है और ये कहाँ पे होता है, बॉटम लेवल पे होता है। ठीक है, ये बॉटम लेवल पे स्टार्ट होता है। इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं। ठीक है, जो चेंज आया है मैनेजमेंट में उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, और ये जो चेंजेस आए हैं उसको कैसे, उनके साथ उनको कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कैसे इस चीज को अडेप्ट करना है ना। ये जो चेंज होता है वो बॉटम लेवल पे होता है। बट बॉटम लेवल कहने का मतलब क्या, एम्प्लॉयज पे। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू वन टू वन। अब यहाँ पे की पॉइंट देखो, ये वन टू, अभी मैं की पॉइंट इसको बता रही हूँ। ठीक है, वन टू वन है। आप देखो यहाँ पे मैं फिर से की पॉइंट एक बार बता दे रही हूँ, चाहो तो की पॉइंट में लिख लो। जब हम इसकी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पे, तो यहाँ पे कौन आते हैं, आपके मैनेजर आते हैं। ठीक है, मैनेजर है, आपके लीडर है ना, या फिर जो टॉप अथॉरिटीज हैं। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव, ठीक है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो आता है। यहाँ पे क्या होता है, वन टू मैनी होता है, वन टू मैनी होता है। उसके अलावा ये टॉप टॉप लेवल, सॉरी, टॉप लेवल की अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल की ये फोकस करते हैं। इनका जो मतलब मेन फोकस होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन पे। मतलब इनका जो मेन फोकस किस पे होता है, कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग पे, है ना, ट्रेनिंग पे, और ओवरऑल जो कल्चर है आपका, ओवरऑल जो कल्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसको चेंज करने में के लिए होता है, उसको चेंज करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को हेल्प करता है। ठीक है, और ये बॉटम लेवल पे होता है। ठीक है, ये बॉटम लेवल अप्रोच पे काम करता है। ये वन टू वन होता है। ये कैसा होता है, वन टू वन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल किस पे फोकस करते हैं, द फोकस फॉर द इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट इज ऑन द टूल एंड टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे फोकस किस पे होता है, यहाँ पे फोकस होता है टूल्स पे एंड टेक्निक्स पे फोकस होता है। ठीक है, जिससे कौन से टूल, कौन से टेक्निक्स हैं, टू इनरिच एम्प्लॉयज थ्रू द ट्रांजिशन। मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें ये टूल एंड टेक्निक उनको हेल्प कर पाए, ये मतलब है। ठीक है, याद रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और इंडिविजुअल चेंज। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे दो तरीके की फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, दो तरीके की फोर्सेस काम करते हैं जब भी चेंज आता है आपका। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है आपका इंटरनल फोर्स। ठीक है, एक इधर एक चीज, इधर आ जाओ। कुछ भी मैंने यहाँ पे और एक चीज बतानी थी मुझे, नहीं होगी यहाँ पे वह। ठीक है, सही है, सही बता दिया है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ चेंज पे आ जाओ। ठीक है, फोर्सेस ऑफ चेंज में आ जाते हैं। मतलब फोर्सेस ऑफ चेंज कहने का मतलब है कि परिवर्तन की ताकतें। ठीक है, दो तरीके की ताकत होती है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। दो तरीके की ताकतें होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एनी अल्टरेशन। अच्छा, ये भी लिख लो, ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, यहीं पे लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज एनी अल्टरेशन। चेंज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, अल्टरेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे दर्जी के पास आप अपने कपड़े अल्टर कराने ले जाते हो, वैसी बात की जा रही। तो चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब क्या होता है, कोई एक्टिविटीज में हम अल्टर कर रहे हैं या फिर चेंज ला रहे हैं। ठीक है, वो चीज है यहाँ पे, है ना।
दो तरीके के फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर हम इंटरनल फोर्सेस में बात कर सॉरी हाँ एक्सटर्नल फोर्सेस में बात करते हैं तो चेंज का यहाँ पे जो चेंज आता है कैसे आता है, ओरिजिनेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ये चेंज आता है, ठीक है। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की वजह से आ रहे हो, ठीक है। मतलब बाहर जो ग्लोबल इफेक्ट वगैरह होता है, डेमोग्राफ मतलब अभी आगे देखते हैं। और एक होता है इंटरनल, ठीक है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो होता है आपका इंटरनल फोर्सेस। अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस में बात करें, ये इन्वोमेंटल फोर्सेस होती हैं। ये कैसी फोर्सेस होती हैं, इन्वोमेंटल फोर्सेस होती हैं। इट माइट हैव अ ग्लोबल इफेक्ट, ठीक है, इनका जो इफेक्ट होता है वो ग्लोबल इफेक्ट होता है, ठीक है। और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्वोमेंटल फोर्सेस बोला जाता है। दे आर बियॉन्ड द मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब ये ऐसी फोर्स हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती हैं। ये ग्लोबल इफेक्ट मतलब पूरे सभी ग्लोबल इफेक्ट डालती हैं, इसी वजह से इसको इन्वायरमेंटल फोर्स बोला जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी हो गई, डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाना, मार्केट का चेंज हो जाना, सोशो पॉलिटिकल जो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, आर अफेक्टिंग द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में सिर्फ इतना याद रखो, एक्सटर्नल फोर्सेस वो बाहरी ताकतें होती हैं जो मतलब ये क्या है, बाहरी ताकतें वो ताकतें हैं जो बाहर की वजह से आई हैं, जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की से जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, ठीक। इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती हैं, कम फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से ही आती हैं। ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, मतलब यहाँ ये भीतरी होते हैं, ठीक है। ये जो ताकतें होती हैं संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके भीतर से होती हैं, उनके अंदर से होती हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, विद इन या फिर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंट्रोल कर सकते हो, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ध्यान देना ये की पॉइंट है। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई ग्लोबल इफेक्ट आ गया या फिर अभी कई सारे जो वो आ गए थे, क्या बोलते हैं उसे, अरे सुनामी या फिर क्या, मुझे नाम नहीं आ रहा एग्जैक्टली ठीक है। जो मतलब बाहर से कुछ इन्वायरमेंट जो फैक्टर जिस पे आ जाते हैं, तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, आप इनको कंट्रोल कर पाते हो। ये जो फोर्सेस होती हैं ये क्या होती है, ह्यूमन प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेजर बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हो, उनके डिसीजन को आप कंट्रोल कर सकते हो। जनरली ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होती है, ह्यूमन से के बिहेवियर से रिलेटेड होती है, कि कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है उनकी वर्क प्लेस पे, ठीक है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है उनकी वर्क प्लेस पे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ से आती हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, ये इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये जनरली जो ह्यूमन का बिहेवियर है, ठीक है, ह्यूमन की प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड होती हैं। ये मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करता है, ठीक है, बाहर की जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंटरनल में, तो इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बातें करें तो ये इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली यहाँ पे देखा जाए तो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है, मतलब कैसे उनको ट्रीट किया जाता है उनके वर्क प्लेस पे, तो इनसे रिलेटेड होता है ये आपका इंटरनल फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, कई तरीके के टाइप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट होते हैं। डेवलपमेंटल होता है, ट्रांजिशनल होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, इंक्रीमेंटल होता है, प्लान्ड होता है और अनप्लान्ड होता है। दोनों सबके नाम याद होने चाहिए। डेवलपमेंट चेंज कहने का मतलब क्या है, डेवलपमेंट चेंज वो चेंजेस होते हैं रेक्टिफाइंग एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं जो एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस, मैथड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके साथ होता है। These type of changes are very necessary to remain in a competition. In this type of change, the employer train in a new technique. Development कहने का मतलब क्या है, हम उन्हें जो ये जो कंपटीशन है ये, ठीक है, उनके अंदर हम उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको न्यू टेक्निक सिखा रहे हैं, उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है, ठीक है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, इनहेंस करते हैं हमारी डेवलपमेंट को,
ठीक है, ये होते हैं डेवलपमेंट चेंज। फिर आता है ट्रांजिशनल चेंज। ट्रांजिशनल चेंज कहने का मतलब क्या है, ये रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे रेक्टिफाई हो रहा है और एग्जिस्टिंग सिस्टम को, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्लेस किया जा रहा है एग्जिस्टिंग प्रोसेस को किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे प्रोसीजर के साथ हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ये होता है ट्रांजिशनल फेज। मतलब एक फेज से, मतलब हमने क्या किया, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोसेस थी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हमने दूसरे के साथ यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन ओल्ड प्रोसेस इज बीइंग चेंज इनटू द न्यू, इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल, ये की पॉइंट मैंने जितना अंडरलाइन किया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल को एग्जैक्ट कैसा होता है, रेडिकल होता है, ठीक है, फंडामेंटल होता है, क्वांटम चेंज होता है। ठीक है, ये जो मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड, जब ट्रांजिशन पीरियड आपका हो जाता है, मतलब आपने पुराने को नए के साथ रिप्लेस कर लिया, उसके बाद आता है ये ट्रांसफॉर्मेशनल। आफ्टर द ट्रांजिशन पीरियड ये चेंज आता है। दे में इन्वॉल्व बोथ डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशनल स्टेज। यहाँ पे डेवलपमेंट और ट्रांजिशनल स्टेज की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ये चेंज किसके साथ रिलेट करता है, ये की पॉइंट ही खाली है। शेप, साइज, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, कल्चर, स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ रिलेट करता है। फिर आता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो यूनिट को, सब यूनिट को, या फिर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्लियर है बात। दे आर जस्ट अपोजिट टू द, ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम निर्देश दे रहे हैं किसी यूनिट को, सब यूनिट को, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है उनको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं। इट इज सेड दैट फेल्ड इंक्रीमेंटल चेंज cause it is failed that said that a failed incremental change caused less harm to the organization and it is related with only a part of the organization। ठीक है, अब आते हैं प्लान चेंज और अनप्लान चेंज। देखो पूरा इसमें लिखने की जरूरत नहीं, जितना की पॉइंट बताया है बस उतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखना यहाँ पे। प्लान चेंज कैसे होते हैं आपके, इसे मतलब व्हेन द चेंज इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस रीजनिंग एंड एक्शन डेलिबरेट, मतलब हम कॉन्शियसली उस चेंज को लाना चाह रहे हैं, डेलिबरेटली उस चीज को प्लान कर रहे हैं, है ना, तो वो कैसे होते हैं, प्लान चेंज होते हैं। मतलब हम किसी भी ऐसे चेंज को लाना चाह रहे हैं जिससे हमने पहले कम्युनिकेट किया अपने मैनेजर के साथ। ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें लाई जा सकती हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं, इन सबको हमने कम्युनिकेट किया, तो कैसे होते हैं, प्लान्ड होते हैं। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं, सडन हो जाते हैं, सरप्राइज दे के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले से जानते हैं कि हम ये चेंज लाना चाह रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हैं, नीड को देखते हैं। ठीक है, क्या वहाँ क्या इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, ये सारी चीजों को। यहाँ अनप्लान्ड में क्या होता है, सडन चीजें आ जाती हैं, सडन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी यहाँ पे काम करते हैं जिसकी वजह से ये सडन चेंजेस लाने पड़ते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, बाय द फॉलोइंग द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस द मॉनिटरिंग। जो चेंज मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है चेंजेस को। ठीक है, जिससे वो क्या हो जाए, इजीली ये चेंजेस लाए जा सके। ठीक है, द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस हेल्प करता है चेकिंग द फिजिबिलिटी ऑफ ईच चेंज, मतलब ये क्या करता है, हर स्टेज की जो फिजिबिलिटी होती है उसको चेक करता है यहाँ पे। ठीक है, कि कितना ज्यादा वो फिजिबल है आगे के लिए या फिर फिजिबल नहीं है, मैनेज करता है चेंजेस को प्रॉपरली। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट का ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, फिजिबिलिटी को, हर चेंज की फिजिबिलिटी को देखता है और हर चेंजेस को कैसे मैनेज करके रखना है, कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, कैसे उनकी रिक्वेस्ट को जो चेंज के लिए उसको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजों को वो ध्यान में रखता है। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ पे। सिर्फ इनको देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ ज्यादा इसको बहुत डिटेल में नहीं डाला क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यही से बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। आपको ये समझ में आ रहा है चेंज मैनेजमेंट क्या है। अभी तक हमने लोगों ने क्या देखा, चेंज मैनेजमेंट देखा। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट देखा वहां पे, एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक इंडिविजुअल, फिर उसके हमने टाइप्स को वहां पे देख लिया। टाइप्स के बाद अब चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, ये जो हमारा पूरा चेंज आ रहा है, ठीक है, इजिली इसको मैनेज करता है, जिसके लिए क्या करता है, फिजिबिलिटी को चेक करता है उस चेंज की, कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है उसको, कैसे इसको कंट्रोल करना है, और कैसे रिक्वेस्ट जो है चेंज की उसको आइडेंटिफाई करना है ना। इस चेंज मैनेजमेंट को लाने के लिए ये चेंज को
ये जो चेंज है उसको लाने के लिए जो भी मैनेजर है उनको कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना चाहिए जब ये पूरा प्रोसेस चेंज लाने के लिए, ठीक है। कौन सा व्हाट नीड्स टू बी चेंज, हमें क्या चेंज करना है, ठीक है, हमें क्या चेंज करना है, ठीक है, और हमें किस हद तक इसे बदलने की जरूरत है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। हम कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं, घर में ही आप लोग कोई चेंज अगर करना चाह रहे हो तो देखते हो ना ये चेंज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये इतनी जरूरत है या फिर नहीं है ना, और ये चेंज कैसे होगा, ठीक है, और क्या ये चेंज अब इसको कैसे हमें सस्टेन करना है, ठीक है, कैसे हम इसे सस्टेन कर पाएंगे अपने घर में इस चेंज को, ठीक है, ये होते हैं, याद है। फिर आ गया स्टेप्स या फिर फेजेस क्या होते हैं चेंज के। सबसे पहले क्या करोगे, आप नीड को देखोगे कि आपके घर में चेंज लाने की जरूरत है भी या नहीं है, फिर उसके बाद क्या पर्पस है, ठीक है, क्या पर्पस है, ठीक है, उद्देश्य क्या है आपका, ठीक है, पहले आपने आवश्यकता को देखा, फिर आपने उद्देश्य को देखा, फिर आपने उसके लिए प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आप क्या करोगे, बदलाव की आपने योजना बना ली, अब उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, समझ रहे हो, पहले आपने क्या देखा, आवश्यकता, फिर उसका उद्देश्य क्या है, फिर आपने उसको प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उस चेंज को आप क्या करोगे, सस्टेन करोगे, अब उस चेंज को आप क्या करोगे, सस्टेन करोगे। समझ में आई बात, नीड को देखा, फिर पर्पस को, है ना, क्यों चेंज लाना चाह रहे हो, है ना, ये चीजें याद है। नेक्स्ट आ जाओ अब स्ट्रैटेजीज पे। स्ट्रैटेजीज देखो कौन कौन सी हैं, डायरेक्टिव स्ट्रैटेजीज है, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी है, नेगोशिएटिव स्ट्रैटेजीज है, एडवोकेटिव स्ट्रैटेजी है, पार्टिसिपेटिव स्ट्रैटेजीज है। इसके अब डायरेक्टिव जो स्ट्रैटेजीज है, देखो नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे मैं लिखा नहीं है बट मैं इसके की पॉइंट आपको बता रही हूँ, अपनी कॉपी में लिखो इसको, ठीक है। डायरेक्टिव कहने का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है ना, ये अथॉरिटी पावर है, यहाँ पे क्या है, आपकी अथॉरिटी पावर है, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा है, मैनेजर इसको यूज करते हैं, ठीक है, अथॉरिटी इसे यूज करते हैं, लीडर्स इसे यूज करते हैं, ठीक है, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये कैसा है आपका, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका नो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके की पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपर्ट में। एक्सपर्ट मतलब क्या है, इस अप्रोच में चेंज को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखा जाता है, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट को की हेल्प लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, वो सजेशन लेता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो सजेशन लेते हैं, ठीक है। चेंजेस हम किस पे, अगर एक्सपर्ट कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है तो देखिएगा ना कि किस पे हम ये चेंज लेके आना चाह रहे हैं, उनका क्या राय है इस चेंज के लिए, तो इसलिए यहाँ पे लिटिल इन्वॉल्वमेंट रहता है और यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। फिर आते हैं नेगोशिएटिव। नेगोशिएटिव मतलब ये क्या है आपका, नेगोशिएट कर रहे हो, है ना, नेगोशिएटिव कहने का मतलब क्या है, इन दिस strategy the top management discuss the various issues with those who are affected। मतलब यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या था, लिटिल इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे लिटिल इन्वॉल्वमेंट था जिनके ऊपर वो चेंज लाया जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, डिस्कस करेगा उनके साथ जिनके ऊपर हमें चेंज लेके आना। नेगोशिएट करने का मतलब क्या है, अब हम उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं जिनके ऊपर हमें चेंज लेके आना चाह रहे हैं, जो लोग अफेक्टेड हो गए, मतलब यहाँ पे अफेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे अफेक्टेड हो चुके हैं वो लोग, अब उनके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, टॉप मैनेजमेंट डिस्कस द वेरियस इश्यूज विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय द चेंजेस, ठीक है, जो अफेक्ट हो चुके हैं, है ना, उनके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, देखा ही होगा आप लोग, नेगोशिएट करते हैं कब चेंजेस लाने के लिए, बार्गेनिंग करते हैं, है ना, ये चीज है, नेगोशिएट का मतलब ही यही होता है, हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं वहां पे, है ना। और एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी में क्या था, समझ लो सही से, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी में क्या होता है, यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या देखते हैं, एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, और फॉर दिस पर्पस हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट इज टेकन। इस पर्पस को, इस प्रॉब्लम, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम एक प्रोसेस की तरह देख रहे हैं और इसको रिजॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हैं। इन दिस अप्रोच देयर इज अ लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस। यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, लिटिल इन्वॉल्वमेंट होता है जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, ठीक है, क्लियर है बात है। नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट आते हैं एडुकेटिव। एडुकेटिव कहने का मतलब क्या है, शिक्षाप्रद रणनीति। ठीक है, एडुकेटिव कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीडिफाइनिंग एंड री इंटरप्रेट करते हैं। रीडिफाइनिंग एंड री इंटरप्रेटिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं इनको। ठीक है, और जिससे जो लोग हैं मोटिवेट हो पाए, उनको सपोर्ट मिल पाए चेंजेस के लिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, री इंटरप्रेट करते हैं। पार्टिसिपेटिव कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन। ये किस पे बेस्ड है, आपका पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है सबके पार्टिसिपेशन पे बेस्ड है जो इस चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक, तो डायरेक्टिव चेंज, यहाँ पे अथॉरिटी की पावर होती है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक्सपर्ट स्ट्रेटजी, जहाँ पे लिटिल इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एज अ प्रोसेस देखा जाता है। नेगोशिएटिव, जहाँ पे उन लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है जो लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं, हुए हैं, और उनके साथ बार्गेनिंग की जाती है। एजुकेटिंग, यहाँ पे नॉर्म्स और वैल्यूज को रीडिफाइन किया जाता है, री इंटरप्रेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। पार्टिसिपेटिव, यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल है उनका यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका यहाँ पे क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और है, मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड डाल दी है यहाँ पे। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस है चेंजेस के। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड है, ये भी देखो, मैं इसे करा दे रही हूँ। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया इससे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, both changes and resistance to change have a common occurrence with organization। resistance क्या है, एक इनइविटेबल रिस्पॉन्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द एम्प्लॉयज रिजल्टेंट या फिर रिएक्शन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आ रहे हैं उनके प्रति जो एम्प्लॉयज का रिएक्शन होता है, उनके प्रति जो एम्प्लॉयज का रिएक्शन होता है, जस्ट अपोजिट जो रिएक्शन होता है। ठीक है, आप रेजिस्ट कर रहे हो उस चेंज को। ठीक है, क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, अपना रिएक्शन दे रहे हो, अपोजिट रिएक्शन दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के टुवर्ड्स, वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इमर्ज व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू समथिंग द इंडिविजुअल वैल्यू। मतलब जब ये चीज रेजिस्टेंस कब आता है, जब आपको थ्रेट लगता है, मतलब ये जो चेंजेस आ रहे हैं एज अ इंडिविजुअल वो आपके लिए मतलब खतरा बनता है, तब ये चीज आती है आपके अंदर। इट इज अ रिजल्ट ऑफ, अब ये किसकी वजह से होती है, आप मिसअंडरस्टूड होते हो। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, आपको नहीं पता कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, ये हमारे जैसे अभी कोविड के टाइम पे सभी चीजें क्या हुई, डिजिटलाइज हुई, तो काफी लोगों ने उस चीज को नहीं सपोर्ट किया, इस चेंज को रेजिस्ट किया कि ठीक है, उन्हें लगता था ये हमारे लिए थ्रेट है कि कहीं इतना सारा जैसे क्या बोलते हैं इसे, ई बैंकिंग, वो जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसा चोरी हो रहा है, ये सब चोरी हो रहा है ना, तो इससे बेटर है कि लाइन में लगकर ही पैसा जमा करना, ये सारी बैंक का काम करना। तो काफी लोगों ने इस चीज को रेजिस्ट भी किया, इस चेंज को। लेकिन और ये किसकी वजह से किया, क्योंकि उनको डर लग रहा था, उनको डर था, थ्रेट था टू समथिंग द इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, ये मतलब एक तरीके का थ्रेट था। और ये दूसरा रिजल्ट ये था कि उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, मिसअंडरस्टूड कर रहे थे इस चीज को। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, in this context sometimes the help of change agent should be taken। the reason of employee resistance, क्या reasons हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय रजिस्ट करते हैं चेंज को, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन्हें उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे ये चेंज क्यों लाया गया है, इन चीज को कैसे हमको एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजें। फियर ऑफ अननोन एंड फेलियर, उन्हें डर लग रहा है। ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, ये जो नया कुछ नया जब इंट्रोड्यूस्ड होता है ना, तो हमें क्या लगता है, डर लगता है, हमें लगता है कि पता नहीं सही है या गलत है, ऐसी वाली चीजें। तो उनको फियर लगता है, डर लगता है इस चेंज से। ठीक है, कुछ जब नया इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर आता है लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, उनको वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, इसी वजह से वो नहीं चाहते कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपनी वीकनेस को शो नहीं करना चाहते। ठीक है, वो कहते नहीं, मतलब वो अंदर अंदर डरते हैं इस चीज को, और वो उतने कॉम्पिटेंट है नहीं, और वो इतना सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो सामने वाले के सामने दिखाना नहीं चाहते कि मैं इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पे आता है। ठीक, एम्प्लॉय फील ओवरलोडेड, यहाँ पे मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय बहुत
एम्प्लॉयज के पास इतना टाइम नहीं होता इस चेंज के साथ वो मतलब हैंडल कर पाए, ठीक है। मतलब उस ये जो चेंज आ रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, मान लेते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस चेंज को हैंडल नहीं कर पा रहे, ओवरलोडेड महसूस कर रहे, बहुत बोझ महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर, कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे, ठीक। तो इनका पूरा ये डिटेल मत लिखना आप लोग, मैं बता रही हूँ। रेजिस्टेंस और चेंज खाली इतना लिखो, ये जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ठीक। और मिसअंडरस्टैंडिंग और ये लिख लो, ये वाली लाइन लिख लो बस यहाँ पे। उसके अलावा ये जो हेडिंग्स लिखी है सिर्फ इतना लिखो, ठीक है, एक मैप बना करके। देर आर द 4 कैटेगरीज, अब ये इंपॉर्टेंट है। 4 कैटेगरीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉज को लेके आती है। एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है मटेरियलिस्टिक, एक होता है एम्प्लॉय का कांस्टेंट जो कैपेबिलिटीज है, जो अभी पीछे बात की वही सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। फिर एम्प्लॉय का जो कंसर्न है फॉर द फर्म। अगर साइकोलॉजिकल बात करते हैं तो एंजाइटी लेवल उसका, नेगेटिव परसेप्शन है उसका, कॉग्निटिव जो मतलब उसने एक स्टेटस क्यू बना लिया है, जैसी स्थिति हमको वैसे ही स्वीकार कर लेना है, ठीक है। मतलब उसको चेंज नहीं करना चाहता है, उसको फियर लगता है उसके पास्ट फेलियर की वजह से, ठीक है। मिस ट्रस्ट है उसको मैनेजमेंट के ऊपर, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल आती है। मटेरियलिस्टिक मतलब मनी, लॉस ऑफ पे, वैसे वही बताया ना, बैंकिंग का सिस्टम जो आजकल बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, तो काफी लोग ऑनलाइन बैंकिंग से पे काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि साइबर की वजह से कुछ मतलब पैसा चोरी हो जाए, ये सारी चीजें उन्हें लगता है हमारा पैसा कहीं गलत जगह ना चला जाए, है ना। तो ये वाली सारी चीजें। एम्प्लॉय कांस्टेंट कैपेबिलिटी, एम्प्लॉय की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं, ठीक है, मतलब वही कॉम्पिटेंसीज की बात यहाँ पे की जा रही है कि एम्प्लॉय मतलब यहाँ अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना नहीं चाह रहा है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे। कंसर्न जो है फुल वीकनेस, फॉल्ट एंड वीकनेस जो है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। क्वार्टर एंड चैलेंजर, अब ये नाम याद रखना, ठीक है। कभी कभी पता है एग्जाम में क्या होता है कि नए नए नाम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और हमको पता ही नहीं होता है, ठीक है। हमने पढ़ रखा हुआ होता है लेकिन नाम पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है ना। तो इसी वजह से नाम को भी जरूर याद रखना। ये जो दिया है 6 जो चेंजेस के अप्रोचेस हैं, इज गिवन बाय द क्वार्टर एंड चैलेंजर्स, ठीक है। इन्होंने रेजिस्टेंस के साथ डील करने के लिए 6 अप्रोचेस को बताया। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, इन्होंने बोला रेजिस्टेंस को हम कैसे रेजिस्टेंस के साथ कैसे डील कर सकते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज के साथ कैसे डील कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर करके, ठीक है। उनके साथ कम्युनिकेशन करो, उनको एजुकेशन दो, उन्हें बताओ कि ये चेंज जो आ रहा है ये उनके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन इन्वॉल्वमेंट, मतलब जब भी कोई अप्रोच मतलब जब भी कोई चेंज लाना हो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैनेजर को ये चीज इंश्योर करनी चाहिए जो भी उनके मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनका पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। इस चेंज में फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, उनको फैसिलिटेशन और सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो इस चेंज के साथ एडजस्ट कर पाए। अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ डील करने में, तो उनके साथ वो एडजस्ट कर पाए, ठीक है। तो उनको सपोर्ट देना चाहिए। नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, अगर किसी को लग रहा है कि वो कोई चीज मतलब इस चेंज की वजह से वो कुछ लूज कर देंगे या कुछ खो देंगे, तो उनके साथ नेगोशिएट करो, एग्रीमेंट कर लो कि हाँ ये एग्रीमेंट है इस चीज का, ठीक है। इस कंडीशन में मैनेजर को उनको इंसेंटिव्स को ऑफर करना चाहिए। मैनिपुलेशन एंड को ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ये चीज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोर्शन, मतलब एक होता है एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट, दो तरह की अब एक मतलब कॉर्शन है यहाँ पे। दिस अप्रोच इज यूज व्हेन इट इज एसेंशियल टू इम्प्लीमेंट द चेंज स्पीडली, मतलब ये अप्रोच तभी आप यूज करोगे। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉर्शन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, है ना। तो मतलब ये अप्रोच आप तभी यूज करोगे जब आपको जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना ही लाना है और बहुत जल्दी चेंज लेके आना है, ठीक है। तो ये वाली चीज है, याद रहेगा। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, नाम से ही देखो आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। Participation and involvement, facilitation and support, negotiation and agreement, manipulation and co-option, explicit and implicit, ठीक है। जॉन कॉटर, वही उन्होंने अभी जिसके बारे में बात की पहले, ठीक है, हैज मेंशन 8 रीजन जो फेलियर के रीजन होते हैं चेंज को प्रोसेस में लाने में। अलाउ करना टू मच कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपने जो चेंजेस लेके उस पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, है ना। बिल्ड करना सस्टेनेबल सब्सटेनियल कोलाइशन को
नॉट अंडरस्टैंडिंग द नीड, मतलब आपको समझ ही नहीं पा रहे हो, क्लियर विजन ही नहीं है आपका, है ना। फेलिंग टू क्लियरली कम्युनिकेट द विजन, आप विजन, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं आपके जो विजन है उसको फुलफिल करने में। नॉट प्लानिंग, गेटिंग शॉर्ट टर्म विंस, मतलब आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, शॉर्ट टर्म विजन को ध्यान में रखा है। डिक्लेयरिंग, मतलब आपने फिर 7th में क्या बोला है, बहुत जल्दी ही आपने अपना जो विक्ट्री है, मतलब जो जीत है उसको बोल दिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। नॉट एंकरिंग चेंजेस इन कॉर्पोरेट कल्चर, आपने मतलब यहाँ पे एंकर नहीं किया, इन्फॉर्म ही नहीं किया लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, आप सिर्फ याद रख सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा ये भी नहीं गया है, ये क्वार्टर का ही है, मैंने कुछ ये नया यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। 8 फेज है सजेस्टेड बाय द क्वार्टर, जिसमें उन्होंने बोला एस्टैब्लिश करना सेंस ऑफ अर्जेंसी को, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ नाम, ठीक है। कॉलेशन को डेवलप करना, क्लियर विजन को, शेयर द विजन, एम्पावर करना पीपल को टू क्लियर द ऑब्स्टिकल, सिक्योर करना शॉर्ट टर्म विंस को, कंसोलिडेट करना एंड कीप मूविंग, ठीक है, एंकर करना चेंज को, ठीक है। तो ये जो रीजंस थे, ठीक है, वही इनके इसी फेलियर को ठीक करने के लिए इन्होंने ये मॉडल दिए थे, 8 फेज का मॉडल दिया था, ठीक है। जो चीजें इधर है वही चीजें इधर है, बस इसको इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। तो ये कुछ नया था जो मैंने यहाँ पे डाल दिया था, ठीक। अब आते हैं कर्ट लुविन का जो मॉडल है चेंज का। कर्ट लेविन का मॉडल है, इन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में बात की है, मतलब ये जो कर्ट लेविन का मॉडल है यहाँ पे 3 स्टेप मॉडल, इसे क्या बोलते हैं, 3 स्टेप मॉडल बोलते हैं, ठीक है। 3 स्टेप मॉडल जस्ट इन टाइम, जिसमें होता है अनफ्रीज, ठीक है। अनफ्रीज, अब अनफ्रीज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट को आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट इन्वॉल्वमेंट, अभी मैं और सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। अब उनको क्या करोगे, आप सपोर्ट करोगे, चेंज ला रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, सपोर्ट चेंज टू डिजायर्ड स्टेट, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सस्टेन करोगे, उनको रीइंफोर्स करते रहोगे, जैसे जो चेंज आप लेके आए हो उनके लिए आप क्या करोगे, उनको रीइंफोर्स करते रहोगे, ठीक है। एंकर चेंज, ठीक है, रीइंफोर्स टू एंकर द चेंज, ठीक। अब इसको समझो और अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अनफ्रीज वो कंडीशन होती है, अनफ्रीज कहने का मतलब वो स्टेप जहां पे आपने चेंज को उनको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। मतलब आपने चेंज को इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस जगह पे आप करोगे, मतलब यहाँ पे पहले, सॉरी, इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, पहले आप वो जो एम्प्लॉयज हैं उनको रेडी करोगे इस चेंज के लिए, उन्हें पता है ये चेंज है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, मतलब अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के आपको रेडी करना है उस चेंज के लिए, इंश्योर करना है कि वो रेडी है। रेडी करने के बाद आप चेंज को वहां पे इंट्रोड्यूस करोगे, आप क्या करोगे, चेंज को वहां पे एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, चेंज को एग्जीक्यूट करोगे और प्रॉपर इनको सपोर्ट दोगे, ठीक है, प्रॉपर इनको सपोर्ट दोगे, जिससे वो जो चेंज है उसके साथ डील कर पाए, चेंज जो है उनके साथ डील कर पाए। फिर क्या करोगे, उनको रीफ्रीज करोगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रीफ्रीज नहीं किया, मतलब उनको रीइंफोर्स नहीं किया, जो चेंज आप यहाँ पे लेके आए हो, अगर दोबारा से उनको रीइंफोर्स नहीं किया, तो वो चेंज कहाँ हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। इसी वजह से आपको क्या करना है, उस चेंज को रीइंफोर्स करते रहना है, सो दैट वो जो चेंज है वो परमानेंट बन जाए, वो जो चेंज है वो परमानेंट बन जाए। समझ में आई बात। पहले अनफ्रीज किया, पहले आपने इन्वॉल्वमेंट को बनाया, फिर चेंज किया, चेंज कहने का मतलब आपने क्या किया, वहां पे एग्जीक्यूट किया उस चेंज को, अब आपने रीफ्रीज किया, रीफ्रीज कहने का मतलब क्या है, आप बार बार उस चेंज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बार बार उनको रीइंफोर्स कर रहे हो, बार बार उनको मोटिवेट कर रहे हो, यस आप कर सकते हो, यस ऐसे करके मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप रीइंफोर्स कर रहे हो उन्हें, सो दैट वो जो चेंज है वो परमानेंट बना रहे, ठीक है। जैसे आपका ये आजकल ऑनलाइन जो टीचिंग वाला सिस्टम है बिल्कुल परमानेंट अब बन गया है, ठीक है, सभी लोग ऑनलाइन टीचिंग अब आराम से कर सकते हैं, ठीक है, पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, ठीक। अनफ्रीज का ये कुछ मैंने की पॉइंट यहाँ पर डाले हुए, ये भी की एक्टिविटीज है, ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हो, इंपॉर्टेंट है, नीड को डिटरमाइन करते हो, व्हाट नीड टू बी चेंज, क्या नीड चेंज करना है, इनकरेज करना, मतलब ओल्ड बिलीफ को नए के साथ इंश्योर करना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो मैनेजमेंट से, मैनेज एंड अंडरस्टूड करना, जो भी डाउट्स हैं उससे रिलेटेड, चेंज, अब चेंज में आप क्या करोगे, प्लान करोगे उस चेंज को, इम्प्लीमेंट करोगे, हेल्प करोगे अपने एम्प्लॉयज को वो चेंज का जो कंसेप्ट, जो चेंज लेके आए उसके साथ वो
एडजस्ट कर पाए। अब उसको री करोगे, ठीक है, री करोगे मतलब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे आप उनको री करो, उनको इंटीग्रेट कर, मतलब चेंजेस में, मतलब अब वो चेंज क्या हो गया उनके लिए, नॉर्मल हो जा रहा है, मतलब अब वो आराम से उस चेंज के साथ काम कर पा रहे हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हो सक्सेस को, यहाँ पे सस्टेन कर रहे हो चेंज को, ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं, एजुकेट करना, कंसल्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रेज करोगे, इंकरेज करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, कोच करोगे, ट्रेन करोगे, तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, एक बार को देख लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, चेंजिंग कौन सा फेज होता है, इम्प्लीमेंटेशन का, यहाँ पे रेडीनेस टू चेंज, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ये रेडीनेस टू चेंज मतलब आप तैयार कर रहे हो चेंज के लिए, ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब क्या है, चेंज को वहां पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मेकिंग इट स्टिक, आप उसको परमानेंट बनाए रख रहे हो। ये जो नीचे पॉइंट लिखे हैं इसको मत लिखिएगा, ठीक है, अभी आप लोग को जरूरत नहीं, मत लिखिएगा, अगर टाइम है तो लिख लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा जस्ट इन टाइम का, ठीक है, जस्ट इन टाइम के मॉडल पे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कहने का मतलब क्या है, जस्ट इन मतलब जितना जरूरत हो उस टाइम पे उतना ही प्रोडक्शन, उतना ही प्रोडक्शन। देखो ये पिक्चर है, कस्टमर ने ऑर्डर को प्लेस किया, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजर ने क्या किया, कांटेक्ट किया सप्लायर को, ठीक है, ये सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ने क्या किया, रॉ मटेरियल के को मतलब जो भी कंपोनेंट्स थे और रॉ मटेरियल्स थी, ठीक है, उसको लेकर के प्रोडक्शन लाइन में दिया, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में प्रोडक्ट तैयार हुआ, तैयार होने के बाद फिर ये डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के बाद ये कस्टमर के पास पहुंच गया, ऐसे करके है ये, ठीक है। अब जरा सा जस्ट इन टाइम में कुछ चीजों देख लो यहाँ पे, जब जस्ट इन टाइम की हम बात करते हैं, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कहने का मतलब क्या है, मतलब जितनी जरूरत सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करना। जस्ट इन टाइम क्या है, एक मैनेजमेंट, ये लाइन लिख लेना, एक बस इतनी ही लाइन लिखनी है और नहीं, मैनेजमेंट की फिलॉसफी है, ध्यान देना, ये क्या है, एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है, दैट स्ट्राइव्स टू एलिमिनेट, ये वेस्टेज को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बाय प्रोड्यूसिंग, ये जो लिख रही हूँ इसको लिख लेना, बाय प्रोड्यूसिंग राइट पार्ट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है, मतलब ये एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है, जो मतलब ये बताता है सही समय पर सही मतलब यहाँ पे ऐसे याद रखो, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेस्टेज जो मैन्युफैक्चरिंग का जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट कराते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जितने अमाउंट हमें जितने टाइम में चाहिए। अगर 2 दिन के लिए हमें 10 प्रोडक्ट बनाने हैं तो 2 दिन के लिए हम सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जस्ट इन टाइम, जितनी जरूरत सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है, ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जहां पे हम क्या करते हैं, इन्वेंट करते हैं प्रोसेस को। लीन मैन्युफैक्चरिंग है, लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टाइम पे मैन्युफैक्चर, स्टॉकलेस प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब स्टॉक को हमें कोई भरना नहीं है। ये सबसे पहले कहाँ पे होता है, टोयोटा प्रोडक्शन में, ये जो है इसको यूज, जस्ट इन टाइम को यूज किया गया था, ध्यान रखना, टोयोटा प्रोडक्शन में, ठीक है, इसको यूज किया गया था। यहाँ पे 2 तरीके की मेथोडोलॉजी होती है, एक होती है पुश, एक होती है पुल, ठीक है, पुश वर्सेस पुल, ठीक है, पुश वर्सेस और पुल। पुश वर्सेस पुल कहने का मतलब क्या है, जस्ट इन केस, जस्ट इन केस क्या है, ये पुश टेक्नोलॉजी है, जस्ट इन केस इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन केस ये क्या है, ये फंक्शन करता है एज अ पुश सिस्टम, जस्ट व्हाट्स नीडेड, मेक व्हाट नीडेड व्हेन वी नीड इट, मतलब दूसरा क्या है, जस्ट इन टाइम, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखो जस्ट इन केस, ये क्या है, आपकी पुश सिस्टम है, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम
ये क्या है, पुल, ये क्या है, पुल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, बहुत ज्यादा जितना स्टोर कर सकते हैं उतना ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुश वाले में, लेकिन पुल वाले में हम क्या करते हैं, जितना उतने टाइम में हमको जरूरत है उतना ही हम यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, जितनी जरूरत है। यहाँ पे प्रिसाइज वे में प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में करते हैं, मतलब जितना स्टॉक भर सकते हैं उतना भर ले। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल कंजम्पशन देखा जाता है, यहाँ पे एंटीसिपेटेड यूजेस देखे जाते हैं। यहाँ पे लार्ज लॉट होती है, यहाँ पे स्मॉल लॉट्स होती हैं। यहाँ पे हाई इन्वेंट्रीज का यूज किया जाता है, यहाँ पे लो इन्वेंट्रीज का। वेस्ट रिडक्शन यहाँ पे बहुत कम होता है, यहाँ पे बहुत वेस्ट हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय फायर फाइटिंग, यहाँ पे मैनेजमेंट बाय साइट होता है। पुअर कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं होता। बहुत इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुश टेक्नोलॉजी होती है वहां पे पुअर कम्युनिकेशन होता है, और यहाँ पे जब पुल टेक्नोलॉजी में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है, एक लीन प्रोडक्शन है या फिर स्टॉक लेक्स। ठीक है, लीन मेथोडोलॉजी का यूज करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने इंप्रूव करते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, प्रॉफिट को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, और मतलब जितना हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेंट्री जो लेवल है ना, मतलब अपनी क्वालिटी को, मतलब प्रॉफिट को तो इंप्रूव करना है, साथ साथ में हमें अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है, क्वालिटी को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, ये वाली चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। क्लियर है, याद रहेगा। फिर आ जाओ, इसके एडवांटेज क्या है, स्पेस। स्पेस कहने का मतलब क्या है कि आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना, जितना ऑर्डर आया उतना ही बनाना है, तो स्पेस की दिक्कत नहीं होगी। वेस्ट, ज्यादा वेस्ट नहीं होना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट साइज, जो इन्वेस्टमेंट साइज है, मतलब यहाँ पे स्मॉलर बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, स्मॉलर बिजनेस के लिए होता है, ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना है। यूजफुल बिजनेस, मतलब जहाँ उन बिजनेस में यहाँ पे ये ज्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे कम अमाउंट में सामान चाहिए होता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी प्रोडक्शन को अगर कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप, मतलब सिंपल सी बात ये है कि मान लो कोई जैसे प्रोडक्ट चल रहा है, वो प्रोडक्ट आपका सक्सेस नहीं हुआ, आपने कम ही अमाउंट में उसको बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको होल्ड करके नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो ना। फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपने बहुत ज्यादा स्टॉक में बना लिया है तो क्या वो पॉसिबिलिटी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी वहां पे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब क्या है कि आप मतलब यहाँ पे आप क्या देखते हो, क्वालिटी को देखते हो, यहाँ पे आप क्वालिटी को देखते हो। ठीक है, क्वालिटी हमको देनी है, तो इसी वजह से। ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल, एड्रेसिंग द मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक को एड्रेस करना, डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आराम क्विकली आप एड्रेस मिस्टेक को एड्रेस कर पाते हो और उसको फिक्स कर पाते हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज जस्ट इन टाइम अथॉरिटी एंड इंजीनियर एट द टोयोटा मोटर, जहाँ पे शीजो शिंगो ने 7 वेस्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, सबसे पहले जो उनका वेस्ट था वो क्या था, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन करना। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, ओनली व्हाट इज नीडेड नाउ। ठीक है, मतलब जितनी अभी आवश्यकता है। ठीक है, फिर आता है वेटिंग। वेटिंग कहने का मतलब क्या है, आप क्या जो ऑपरेशंस हैं और ये जो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जो भी फ्लो चल रहा है, ठीक है, मतलब इसको जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उसमें वेटिंग करना। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब शिपिंग करना, उसको हैंडल करना, ये सारी चीजें। ठीक है, अननीडेड प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अननीडेड प्रोडक्शन भी होता है, तो उसको भी हमको क्या करना है, इसका यूज करके, जस्ट इन टाइम का यूज करके उसको एलिमिनेट कराना है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस एक इन्वेंट्री, वर्क इन सॉरी प्रोसेस एक इन्वेंट्री है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बाय रिड्यूसिंग सेटअप टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं और बेटर करते हैं कोऑर्डिनेशन को फॉर द प्रोडक्शन रेट्स, फॉर द प्रोडक्शन रेट्स, ऐसे करके। ठीक है, मतलब वर्क इन प्रोसेस। फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं आपके। डिफेक्टिव प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं डिफेक्ट को, इंस्पेक्शन को। ठीक है, मोशन एंड एफर्ट आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और मतलब इंप्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी को, क्वालिटी को। ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग द ह्यूमन मोशंस। ठीक है, तो इसके नाम याद रखिएगा। ये एक रिकॉग्नाइज्ड जस्ट इन टाइम अथॉरिटी, मतलब ये जो टोयोटा में काम करने जो शीजियो शिंजो थे, उन्होंने 7 टाइप की वेस्ट को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि
वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज, मतलब जो प्रोसेस में वर्क चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, मतलब जो टाइम का सेटअप है उसको इंप्रूव करने की बात की। अननीडेड जो प्रोडक्शन है उसको रिमूव करने के लिए बोला, ये भी एक तरीके का वेस्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है उसका, ठीक है, शिपिंग करना, ठीक है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को कम करना चाह रहे हैं। वेटिंग, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मतलब यहाँ पे पूरा क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाती हैं सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे जो चीजें जब प्रोसेस हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो इम्बैलेंस कर जाता है। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, हटाना है, हमें जितना जरूरत है उतना ही बनाना है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है वहां पे, ठीक है। और मोशन एंड इफर्ट, मतलब यहाँ पे इंप्रूव करना है प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को बाय एलिमिनेटिंग द नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। देयर आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है आपकी, ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। जहाँ पे आती है डिमांड कॉल, ठीक है, डिमांड कॉल आती है। फिर देखो, अगर हम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें जस्ट इन टाइम में, तो डिमांड कॉल है, रिड्यूस सेटअप टाइम एंड स्मॉलर बैचेस साइज और इफिशिएंट फ्लो। उसके अलावा कुछ एडिशनल भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो जनरली इन्वॉल्व होती हैं आपके जस्ट इन टाइम में, जिसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कनबन, ये एक अप्रोच है। विजिबिलिटी, ठीक है, इसको आगे भी देखते हैं, ठीक। डिमांड कॉल क्या है, इंटायर सिस्टम इज लेड बाय पुल्ड बाय डिमांड, मतलब जितना जरूर डिमांड आया है उतना ही प्रोडक्शन करना, ठीक। रिड्यूस करना सेटअप टाइम को, स्मॉलर बैचेस टाइम बनाना, एक्सेप्ट इन सिस्टम वेयर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट or services provided, it will necessary to set up process in order that they can deal with the particular type of the item, ठीक है। efficient flow होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे इफिशिएंट फ्लो हो पाए हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब इसके अलावा एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय का मतलब ये जो भी ये the interdependence of operations, the rapid flow, the absence of buffer necessitate smooth and efficient control. In practice, this has the found to necessitate the active participation of employee. In this way, possible disruption can be seen and avoided and operations, scheduling and control are improved. In practice, however, the introduction of GIT improve the communication, मतलब यहाँ पे हमें employee का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करना है, उनको अपॉर्चुनिटी, ये मतलब अपॉर्चुनिटी देना है जिससे वो पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। कनबन, फिर आता है कनबन। कनबन क्या है आपका, जब हम बात करते हैं आपकी कनबन की, ठीक है, कनबन इम्प्लाइज करता है सिग, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एक जापानी है, ठीक है, एक मतलब कार्ड की तरह काम करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड है जापानीज वर्ड में, ठीक है। कनबन हेल्प करता है रेगुलेटिंग जो भी जस्ट इन टाइम की सिस्टम की जो एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। द कनबन सिस्टम एंड इट्स डेरिवेटिव हैव बिकम द स्टैंडर्ड मीन्स फॉर अचीविंग द प्रोडक्शन कंट्रोल विद इट, मतलब ये क्या करता है, ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं जस्ट इन टाइम सिस्टम में उसको कंट्रोल करता है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखता है। अब ये जो कनबन भी होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नाम याद कर लो, ठीक है। पहला होता है विथड्रॉल कनबन, ठीक है, विथड्रॉल कनबन। दूसरा होता है आपका प्रोडक्शन कनबन, ठीक है, प्रोडक्शन कनबन, प्रोडक्शन कनबन। विड्रॉल कनबन कहने का मतलब, मतलब विड्रॉल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ रहे हो, विड्रॉल करने कहने का मतलब क्या है, ये वर्क सेंटर्स और अथॉरिटीज जो होती हैं, मतलब एक वन सेंटर से दूसरे सेंटर में ये क्या हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, ठीक है। प्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने ऑर्डर्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बना पाए। यहाँ पे एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिलीज कर रहे हैं। विड्रॉल कनबन एंड प्रोड्यूसिंग कनबन, ठीक है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या है आपकी, दूसरा ये प्रिंसिपल है एबिलिटी टू सी, मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हम उस सब मतलब जो व्हाट इज हैपनिंग इन द सिस्टम, ठीक है, वो सब क्या मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको देखना, व्हाट इज द क्या लेवल है हमारे स्टॉक का, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, नजर रखनी है पूरी तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं पोका योका पे। पोका योका क्या है, एक मिस्टेक प्रूफिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। पोका योका क्या है, यहाँ पे मिस्टेक को प्रूफ, मतलब मिस्टेक प्रूफिंग, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गलती मतलब पोका इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, यूज ऑफ मैकेनिज्म, ये जो हाईलाइट किया इसी को लिखना, मैकेनिज्म और डिवाइस दैट हेल्प्स एन इक्विपमेंट
ऑपरेटर और मतलब यहाँ पे मिस्टेक्स को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इन जापानीज पोका योका का मतलब क्या होता है, मिस्टेक प्रूफिंग, ठीक है, मिस्टेक को प्रूफ करना, हटाना, ठीक है। इन एडवर्ट एरर प्रिवेंशन, यहाँ पे क्या ये क्या करते हैं, एरर को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ओरिजिनली इसका नाम क्या था, बाका योका, जिसका मतलब था फूल प्रूफिंग, ठीक है। ओरिजिनली इसका नाम क्या था, बाका योका, ठीक है। पर्पस क्या है इस टेक्निक का, एलिमिनेट करना प्रोडक्ट के डिफेक्ट को, ठीक है, उसको प्रिवेंट करके, ठीक है, उसको करेक्ट करके, ठीक है। ह्यूमंस की जो एरर होने वाली है उसको हमें क्या करना है, हटा देना, करेक्ट करना है, ठीक है। इसको यूज किया था शिजो शिंजो ने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में, ठीक है। इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया गया था, पोका योका मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया गया था वहां की जो भी एरर थी, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए पोका योगा का यूज किया गया था। कॉमन एरियाज क्या है पोका योगा के, ठीक है, जिसकी जहां पे ये काम करता है, व्हेन अ स्टेप इन द प्रोसेस इज डिटरमाइंड टू लीव अ रूम फॉर ह्यूमन एरर कॉजिंग मिस्टेक एंड डिफेक्ट्स टू अकर, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब ऑपरेट मतलब ह्यूमन एरर या फिर कोई मिस्टेक हो जाती है, डिफेक्ट आ जाती है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। इन अ सर्विस रिलेटेड प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है, जहां पे कस्टमर मिस्टेक करता है जो उसके आउटपुट को इफेक्ट करता है। विद अ स्टेप इन अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ हैंड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी कस्टमर है सर्विस प्रोसेस में, ठीक है, वो और इस मतलब और उसके अलावा क्या बोलते हैं, व्हेन अ स्मॉल एरर अर्ली ऑन इन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है, जो कॉज करते हैं, मतलब छोटी सी एरर बहुत बड़ा सा जो कॉज बना देती है, बट छोटा एरर हुआ और बहुत बड़ा सा कारण बन गई, उसको प्रिवेंट करता है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे जो भी गलती के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। मैथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले समस्या को पहचाने, आइडेंटिफाई करें, ठीक है, फिर क्या करें, वर्क स्टेशन को ऑब्जर्व करें, है ना। पहले आपने क्या किया, समस्या को पहचान लिया, ठीक है, आपने देखा कि कंप्लेन कहाँ से आई, जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनकी जो कंप्लेन आई है, पहले आपने उस चीज को देखा, वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों भी यहाँ पे कलेक्टेड होंगी उनकी कंप्लेन को, ठीक है। आपने उसको क्या किया, कंप्लेन को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। फिर ऑब्जर्वेशन किया एट वर्क स्टेशन, यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आई, कैसे निकल के आई ये प्रॉब्लम, क्यों, मतलब कहाँ से ये जो प्रॉब्लम है वो आई कैसे, ठीक है, ये चीज आता है। फिर आता है आपका ब्रेन स्टॉर्म फॉर द आइडिया। अब आप क्या करोगे, ब्रेन मतलब उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, ठीक है, मतलब विचार करना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो भी प्रॉब्लम आए, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन बोलो, एक मैंने छोड़ दिया है क्या, एक मिनट को, ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो गया, एक मिनट रुकना जरा सा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया और ये जस्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो गया, ठीक है, ये दो बार मैंने लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे लिख लो सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख लो ब्रेन स्टॉर्म, सेलेक्ट बेस्ट आइडियाज, सेलेक्ट बेस्ट आइडियाज, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि आपकी कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि प्रॉब्लम आई कहाँ से, ठीक है। आने के बाद फिर क्या करोगे, उस प्रॉब्लम पे मतलब आप विचार करोगे, मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। इसको हटा देना, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, सेलेक्ट बेस्ट आइडियाज, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किया, देखा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से निकल के आई है, उसके बाद जो भी बेस्ट आइडियाज होंगे उसको यहाँ पे आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे वहां पे, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी है पोका योगा की, याद रहेगा, ये सेलेक्ट बायस कर लेना, शायद गलती से यहाँ पे लिख के आए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये जो टाइप्स है, ठीक है, ये यहाँ पे पोका योगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स है पोका योगा के, पोका योगा दो टाइप के होते हैं, एक प्रिवेंशन बेस्ड होते हैं, एक डिटेक्शन बेस्ड होते हैं। प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या है, आप इसको कंट्रोल कर रहे हो, प्रिवेंशन कहने का मतलब क्या है, आप गलती होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर ले रहे हो। डिटेक्शन कहने का मतलब क्या है, आप डिटेक्ट कर रहे हो, गलती हो चुकी है, अब उसमें डिटेक्शन कर रहे हो, समझ रहे हो। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, गलती होने से पहले ही आपने उसको ठीक कर दिया। डिटेक्शन कहने का मतलब क्या है, अब गलती हो चुकी है, उसको
आप क्या कर रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, प्रिवेंशन कंट्रोल मेथड आता है, वार्निंग मेथड आता है, दो मेथड आते हैं, कंट्रोल मेथड एंड वार्निंग मेथड। डिटेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक कॉन्टेक्ट मेथड होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक, कंट्रोल मेथड कहने का मतलब क्या है, आपने प्रॉब्लम को सेंस कर लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, उसको वहीं के वहीं वहां पे आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, वो प्रोडक्शन आपने वहीं का वहीं स्टॉप कर दिया, तो ये क्या होता है, करेक्टिव एक्शन होता है, जो इमीडिएटली आप ले सकते हो जैसे आपको पता चला यहाँ पे प्रॉब्लम है प्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, वार्निंग कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे सिग्नल जैसे होता नहीं कि अरे बजर बजने लगता है, कभी कभी वार्निंग देने लगता है। ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक की गैजेट वगैरह देखा है ना कि वार्न करने लगता है। जैसे हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे पानी की टंकी होती है, ठीक है, जब वो भर जाती है तो क्या वार्निंग का साउंड आने लगता है कि हाँ, किसी में बेल बजता है, किसी में कोई गाना बजता है। ठीक है, तो सिग्नल कर रही है, ठीक है, खतरा, मतलब वो बजर बजा रही है, वार्न कर रही है आपको। ठीक, ये चीज है। कॉन्टेक्ट कहने का मतलब क्या है, कॉन्टेक्ट मेथड कहने का मतलब क्या, डिटेक्ट करना एनी डेविएशन, मतलब कोई भी डेविएशन आ रहा है उसके शेप में, डायमेंशन से, मतलब उसका जो शेप है, उसका जो डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे रिलेटेड अगर कोई चीज आ रही है तो कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, फिर आता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब दिस मेथड इज यूज इन ऑपरेशन इन विच सेट ऑफ स्टेप्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब ऑपरेशन के टाइम पे ये चीज यूज की जाती है। मोशन स्टेप मेथड, यहाँ पे क्या होता है, this method ensure that a process or operator does not by mistake perform a step that is not a, मतलब यहाँ पे गलती से वो स्टेप वो परफॉर्म कर देता है जो उसका पार्ट था ही नहीं, मतलब गलती से वो स्टेप को यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है जो उसका पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ये होता है टाइप्स ऑफ पोका योगा। ठीक है, याद रहेंगे। एक होता है प्रिवेंशन बेस्ड, जहां पे आप प्रिवेंट करते हो, प्रिवेंट कैसे करोगे, कंट्रोल करके, वार्न करके। डिटेक्शन मतलब कांटेक्ट करोगे, फिक्स्ड वैल्यू, या फिर मोशन स्टेप मेथड पे। ठीक है, याद रहेगा, मैंने यहाँ पे की पॉइंट में इसको लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी। पोका योगा तीन टाइप के होते हैं, एक शटडाउन, एक कंट्रोल, एक वार्निंग। शटडाउन, कंट्रोल और सॉरी, कंट्रोल और वार्निंग तो हम लोगों ने अभी देख लिया। शटडाउन कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो होता है ना, उसको हम लोग शट डाउन कर देते हैं, रोक देते हैं, पूरी तरीके से शट डाउन कर देना। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप को शट डाउन किया जाता है, वैसे ही शट डाउन करना। प्रिवेंशन मेथड, पोका योगा डिवाइसेस चेक्स क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर एंड शट डाउन द प्रोसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब प्रोसेस, मतलब जब जो आपका सिचुएशन है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। जब कभी कभी होता है आपके लैपटॉप में, मेरे साथ ही हुआ ये, लैपटॉप में बहुत मतलब वायरस आ गया। ठीक है, इतनी तेजी से आवाज आने लगी, पता नहीं क्या होने लगा, तो मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया, लैपटॉप को शट डाउन कर दिया। ठीक, तो ये क्या था, प्रिवेंट करने का एक बेसिस था। ठीक है, तो ये क्या था, शट डाउन। ठीक है, आपने देखा सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। ठीक है, तो आप मतलब उस सिचुएशन से बस आपको हट निकलना है, मतलब इतनी तेजी से वो वायरस आया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होगा, कहीं लैपटॉप दग ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, समझ नहीं आया, तो तुरंत मैंने शट डाउन कर दिया, है ना। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल वाला तो बता दिया। यहाँ पे क्या होता है, आप क्या करते हो, यहाँ पे रेगुलेट करते हो, मतलब जब वर्किंग हो रही होती है तो आप यहाँ पे क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझो इसको, कंट्रोल पहले से इंस्टॉल होता है यहाँ पे जब प्रोसेस हो रहा होता है ना, मतलब आप क्या करते हो, इसको कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, फिर आता है वार्निंग मेथड। वार्निंग कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप कोई चीज गलत करने जा रहे होते, कभी कभी होता है किसी, हम लोग वेबसाइट पे जब जा रहे होते हैं तो उस पर वार्निंग आ जाती है। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू गो, ऐसे करके आ जाता है। और यू जब पेमेंट करो ऑनलाइन तो आता नहीं कंफर्मेशन करने के लिए, वो हमको पहले वार्न करता है, तब हमको आगे जाने देता है। ठीक है, 6 प्रिंसिपल है इसके, कौन से, एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन मतलब डोंट डू इट एनी मोर, इसका सिर्फ यही याद रखो, डोंट डू इट, ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, डोंट डू इट एनी मोर। ठीक है, अब नहीं करना, बिल्कुल खत्म, एलिमिनेट कर देना। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कहने का मतलब मेक श्योर इट कैन नेवर बी डन, मतलब आप मेक श्योर हो जाओ। मेक श्योर, मैं क्वेश्चन से लिख रही हूँ यहाँ पे, मेक श्योर इट कैन नेवर बी डन रॉन्ग। ठीक है, मेक श्योर दोबारा ना हो। रिप्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है, कुछ सही लेके आना, यूज समथिंग बेटर, यूज समथिंग बेटर, आप लोग भी कपड़े वगैरह रिप्लेस करा देते हो, वही चीज है। ठीक है, फैसिलिटेशन मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको मेक
टास्क ईजियर, ठीक है, ईजियर करना, ईजियर टू परफॉर्म, ठीक है। फिर आता है डिटेक्शन। डिटेक्शन करने का मतलब क्या है? डिटेक्ट करना, नोटिस करना क्या गलत हो रहा है, नोटिस व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड स्टॉप इट, ठीक है, डिटेक्ट करा। फिर आता है मिटिगेशन, मतलब आप डोंट लेट द सिचुएशन गेट टू बैड, मतलब सिचुएशन को और ज्यादा खराब मत होने दो, ठीक है। डोंट लेट, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, बस इतना ही लिखना है यहाँ पे, डोंट लेट द सिचुएशन गेट टू बैड, ठीक है जी। ये जो चारों हैं वो ह्यूमन एरर है, ठीक है। ये क्या है? ये मिनिमाइज करते हैं इफेक्ट आफ्टर द ह्यूमन एरर, ठीक है। ये प्रिवेंट करते हैं ह्यूमन एरर को से करने के लिए, ये क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्शन कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, मिटिगेशन कर रहे हो, अब और खराब, अब बेकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक। ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, याद रहेंगे, ठीक। बेनिफिट क्या है? हेल्प करता है, बेनिफिट मतलब यहाँ पे वो क्या करता है? पहले सही काम को सही से करने में मदद करता है, यहाँ पे जो गलतियां होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है, और ये ज्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या है? जब हम बात करते हैं, दो तरीके की क्वालिटी होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? द कॉस्ट दैट नीडेड टू बी इनकोर्ड, मतलब हम क्या, मतलब वो कॉस्ट, ठीक है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना पाए, वो कॉस्ट जिससे हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना पाए। दो तरीके की कॉस्ट होती है यहाँ पे, एक कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होती है, एक कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी होती है। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी दो तरीके की होती है, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी दो तरीके की होती है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ठीक है। ये पूरा आपका चार्ट में है, ठीक है। अब जब बात करते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, याद रखना, जहां पे मनी को स्पेंड किया जाता है फेलियर को अवॉइड करने के लिए, पूरा की पॉइंट में ही मैंने कर दिया, जहां पे मनी को स्पेंड करते हैं फेलियर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, जहां पे मनी को स्पेंड करते हैं किसकी वजह से? फेलियर हो चुका है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, जहां पे हम मनी को स्पेंड करते हैं ड्यू टू फेलियर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? फेलियर को अवॉइड करने के लिए करते हैं। ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक होती है अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, प्रिवेंशन कॉस्ट क्या करती है? द कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज स्पेसिफिकली डिजाइन टू, मतलब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वो कॉस्ट को डिजाइन करते हैं जिससे हम क्या कर पाए? पुअर क्वालिटी को हटा पाए, ठीक है, प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। पुअर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर पाए? प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। जिसमें इक्विपमेंट का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम में सही डिसीजन लेना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। फिर आता है अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है? ये मेजरिंग से होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, एसेस करते हैं क्वालिटी को। देखो की पॉइंट देखा, यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं एरर को, यहाँ पे हम क्वालिटी को एसेस करते हैं। एसेस करने के लिए टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लॉस देखेंगे। फिर इंटरनल फेलियर कॉस्ट कैसे होते हैं? इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो होते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये टीम की तरफ से हो जाता है। फेलियर आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट टीम। इंटरनल मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने क्या कर लिया, जो फेलियर है, जो डिफेक्ट है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब क्या करोगे? उसको रिवर्क कर सकते हो, फिर से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, फिर से काम कर सकते हो, या फिर उसको स्क्रैप कर दोगे, नया बनाओगे, ठीक। एक्सटर्नल, जब कभी कभी आपके पास सामान आता होगा डिफेक्टिव निकलता होगा, तो आप क्या करते हो? कंप्लेन करते हो, तो वो एक्सटर्नल कॉज है। और कभी कभी क्या होता है इंटरनल में, मतलब जब वो प्रोडक्ट अपना बना रहे होते हैं तभी उनको पता चलता है हाँ इस प्रोडक्ट में गड़बड़ है, और आपके पास लिख के आता है कि अब प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा ड्यू टू कुछ फेलियर की वजह से, तो वो इंटरनल फेलियर होती है, ठीक है। यहाँ पे लायबिलिटीज आती हैं, लॉस होता है बिजनेस में, दोबारा वो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा दोबारा, ठीक है। फिर क्या होता है? वर्क टू बी डन अंडर वारंटी, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये पूरा की पॉइंट में लिखा है। कॉस्ट ऑफ जो क्वालिटी है आपका जो है, ठीक है, उसको मैंने पूरा यहाँ पे की पॉइंट में ही डाल दिया है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये यूनिट 9 का डी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज सुबह से मैं 3-4 वीडियोस को अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आपका कुछ भी यहाँ पे रह नहीं गया, ठीक है। यूनिट 9 का भी हम लोगों ने पूरा सेक्शन देख लिया है। एक सेकेंड था, आ जाओ। डीमिंग्स हम लोगों ने देख लिया ना, कहाँ पे थे, ठीक है।
तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी, अभी इधर आ जाओ देख लो, यूनिट 9 का मैं एक बार बता दे रही हूँ। यूनिट 9 में हम लोगों ने, जस्ट अ सेकंड, आपका यूनिट 9 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। अभी हमारे पास, ठीक है, सिलेबस ओवरऑल मैं कंप्लीट ही मान के चल रही हूँ आपका। अच्छा हाँ, इसका ये जो पार्ट है इसका मैं आप लोग को आज तो नहीं दूंगी, मैं कल दूंगी इसका, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बन गया है, मुझे एडिटिंग करनी है, एडिटिंग अभी रह गई थोड़ी सी, ठीक है। तो इसको मैं कल दे दूंगी, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारा यूनिट 9 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा जो इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू करेंगे। एंड अगर किसी को रिवीजन करना है किसी भी यूनिट का, ठीक है, ऑलरेडी मैंने मतलब सभी यूनिट को डिटेल में करा दिया है, और कुछ के रिवीजन सीरीज में पूरा डिटेल में कराया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ कुछ यूनिट 4 है, यूनिट 7 है रिवीजन करने के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, ठीक है। अगर मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं रिवीजन करा दूंगी जो यूनिट का नहीं हुआ। यूनिट 6 का हो गया है, यूनिट 5 का भी हो चुका है रिवीजन, ठीक है, यूनिट 3 का भी हो चुका है, ठीक है। तो और भी किसी को अगर रिवीजन चाहिए, मतलब रिवीजन सीरीज वाला, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है, आपकी स्टडीज में हेल्प कर पाएंगे। अब आप लोग के पास भी टाइम है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो थोड़े छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, मतलब आपके जैसे यूनिट 6 का मैंने सी सेक्शन अभी तक नहीं कराया है, ठीक है, रिसर्च का, वो हम लोग अब कल से थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे। बहुत मैं ज्यादा नहीं कराऊंगी घंटे घंटे भर की वीडियो अपलोड करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे, सही से समझेंगे, विद न्यूमेरिकल समझेंगे उसको, ठीक है, थोड़े थोड़े पार्ट में आसानी से, आपके एग्जाम से पहले ही बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 6 का सी सेक्शन, ठीक है। यूनिट 6 के सी सेक्शन में न्यूमेरिकल है, इसलिए आराम से चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी लोग इस सेशंस को देखोगे और वीडियोस को लाइक करोगे। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगेगी आपको तो लाइक भी करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सभी लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ना, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस आप लोग को जो देती हूँ वो सभी लोग अटेम्प्ट भी करा करो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।